नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों हम कर रहे हैं आपके 10th क्लास की पोएम जिसका नाम है अमांडा और ये जो पोएम है इसकी जो पोएट हैं वो हैं रॉबिन क्लिन। तो सबसे पहले जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसमें आपको उसके पोएट का नाम पता होना चाहिए और उस पोएम का नाम भी पता होना चाहिए। तो पोएम का नाम है अमांडा और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबिन क्लिन। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। माता-पिता जो होते हैं वो हर चीज़ में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो आपको ऐसा लगता है, लेकिन रियल में वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, वो आपकी उम्र के हिसाब से आपको सही दिशा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आप अपने आप को इससे कनेक्ट करेंगे। तो ये एक बच्ची है जिसका नाम है अमांडा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो जो अमांडा है उसकी उम्र लगभग 13-14 साल की है क्योंकि मुहासों का ज़िक्र किया गया है, यानी एक्ने मतलब मुहासे इस उम्र में बच्चों के होते ही हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी जो उम्र है वो लगभग 13-14 साल की रही होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अमांडास एक्ने शोज दैट शी मस्ट बी 13 टू 14 ईयर्स ओल्ड, यानी अमांडा के जो मुहासे हैं उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी उम्र 13-14 साल रही होगी इस कविता में। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब ये अमांडा की जो मदर हैं वो ये बात कहती हैं क्योंकि वो उसको बारी बारी टोकती रहती हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, अपने नाखून मत चबाओ, सीधा बैठो। तो फिर उसके बाद में अमांडा अपनी बेटी से ये कहती हैं कि लोग ये सोचेंगे कि मैं जैसे तुम्हें सारा दिन टोकती रहती हूँ तो मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, यानी मैं तुम्हारे अंदर दोष निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर कुछ सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। Amanda's mother often instructs her child not to bit nails, hunch her shoulder, slouch and eat less chocolates। और वो क्या क्या कहती है अमांडा की मदर, ये आप याद करिएगा। वो उसको प्राय ये बातें कहती है। ऑफन का मतलब होता है प्राय, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है उसको निर्देशित करती रहती है कि अपने बच्चे को ये कहती रहती है कि भाई तुम नाखूनों को चबाओ मत, हच हर शोल्डर यानी कि तुम अपने कंधे जो है उनको झुका के मत बैठो, स्लाउच एंड ईट लेस चॉकलेट और सुस्त मत रहो और चॉकलेट कम खाया करो क्योंकि मुहासे हो जाते हैं इसलिए। शी इज़ केयरिंग एंड डोमिनेटिंग मदर हु वॉन्ट टू डिवेलप गुड हैबिट्स इन हर चाइल्ड। और ऐसा वो क्यों करती हैं क्योंकि वो थोड़ा अपनी जो बेटी है उसको बहुत प्यार करती हैं और थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी हैं। डोमिनेटिंग का मतलब होता है आदेश देने वाली, और बहुत स्नेह करती हैं अपनी बच्ची से, इसलिए वो उसको कहती रहती हैं कि आई वॉन्ट टू डेवलप गुड हैबिट्स इन यू। तो मतलब वो उसके अंदर अच्छी आदतें जो हैं उनको पनपाना चाहती हैं। तो शी इज़ केयरिंग एंड डोमिनेटिंग मदर हु वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स इन हर चाइल्ड। तो वो बहुत ध्यान रखने वाली और निर्देशित करने वाली माँ है क्योंकि वो अपने बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना चाहती हैं। आगे देखते हैं। अमांडा बिकम्स लकी एंड मूडी। और इस कारण से क्या होता है कि जब वो उसको बारी बारी टोकती रहती हैं तो अमांडा जो है वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, कुंठित सी हो जाती है कि जब देखो तब मुझे हमेशा टोका जाता है और मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो इस तरह के उसके मन में विचार आते हैं। Because she thinks that she is being controlled and instructed and her freedom is curtailed। curtailed का मतलब होता है कम करना। तो उसको लगता है कि सारा दिन मुझे या तो नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है या फिर मुझे हमेशा इंस्ट्रक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, मेरी जो आज़ादी है उसको कम कर दिया है। तो ऐसा उसको महसूस होता है जब उसके साथ ज़्यादा रोक टोक की जाती है। अब इस कारण से अमांडा जो है वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि वो क्या क्या करना चाहती है। अमांडा वॉन्ट्स टू बी रुपंजल बिकॉज शी वॉन्ट्स अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विल लाइफ। तो सबसे पहले जो अमांडा है वो रुपंजल बनना चाहती है। रुपंजल बच्चों अगर आप नहीं जानते तो आपने रुपंजल की कहानियाँ सुनी होंगी कि रुपंजल एक राजकुमारी होती है जिसको एक टावर में कैद कर दिया जाता है और फिर वहाँ से निकलने के लिए वो क्या करती है, उसके सुनहरे बाल होते हैं तो वो ऊपर कैद होती है टावर से। तो उस किले में से वो क्या करती है, अपने बालों को लटका देती है और उसकी मदद से कोई उसकी मदद करके उसको वहाँ से निकाल लेता है। लेकिन अब हमारी ये जो अमांडा है ये रुपंजल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो एक तो पीसफुल लाइफ यानी कि बिल्कुल शांति प्रिय जीवन और एक ट्रैंक्विल यानी एकांत में रहना चाहती है उसकी तरह, जैसे उसको कैद कर दिया था। शी विल नॉट लेट डाउन हर ब्राइट हेयर टू एस्केप लाइक रुपंजल। अब वो ये कहती है कि भाई मैं ऐसी जगह पे मेरे को रहना चाहती हूँ जहाँ शांति हो और जहाँ पे बिल्कुल
कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और मैं आराम से रह सकूं, पीसफुली रह सकूं, तो वो रुपंजल की तरह रहना चाहती है। लेकिन वो ये कहती है कि मैं रुपंजल की तरह अपने जो बाल है ना उनको नहीं नीचे लटकाऊंगी, क्योंकि मुझको वहाँ से एस्केप नहीं करना है, यानी क्योंकि मैं वहाँ से बाहर ही नहीं निकलना चाहती, मैं उसी जगह पे रहना चाहती हूँ। आगे देखिए, उसके बाद में फिर वो एक बार पहले कहती है कि मैं रुपंजल की तरह होना चाहती हूँ, फिर उसके मन में विचार एक और आता है और वो क्या कहती है, आया अमांडा वांट टू बी अ मरमेड, कि वो मत्स्य कन्या की तरह भी बनना चाहती है, जो पानी के अंदर रहती है, हरे हरे समुद्र में रहती है और हमेशा आनंद से रहती है और वह जो लहरें हैं वो इसके इधर से उधर लेके जाती ही रहती हैं। तो अमांडा वांट्स टू बी अ मरमेड बिकॉज शी ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन एमराल्ड सी। अब वो मरमेड यानी मत्स्य कन्या बनना चाहती है। क्यों? क्योंकि जो मत्स्य कन्या जो होती है उसको लहरें जो है वो बहुत ब्लिसफुल यानी आनंद से इधर से उधर एमरल्ड सी यानी हरे रंग का जो समुद्र है उसके अंदर वो रहती है। एंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम एंड पीस ऑफ द सी, और वहाँ पे पूरा जो समुद्र है उसका जो आज़ादी है वो पूरा एंजॉय करती है, मस्ती करती है, अकेली होती है उसके अंदर और बहुत शांति है उस समुद्र के अंदर, और लहरें जो हैं वो उसको बहुत ही आनंदित कर रही हैं, इधर से उधर लेके जा रही हैं। तो वैसे ही बनना चाहती है वो कि क्यों ना मैं एक मत्स्य कन्या बन जाऊं। उसके बाद अमांडा वांट्स टू एंजॉय फ्रीडम, शी वांट्स टू रोम द स्ट्रीट पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ हर बेयर फीट। अब वो ये भी चाहती है कि क्यों ना मैं एकदम आज़ाद हो जाऊं, मैं एक अनाथ की तरह हो जाऊं, क्योंकि मैं गलियों में घूमना चाहती हूं, जो मिट्टी है उसके ऊपर अपने पाँव से पैटर्न यानी बनाना चाहती हूं, पाँव से निशान बनाना चाहती हूं, नंगे पाँव से। तो ये भी उसके मन में एक विचार आता है। तो कभी वो कहती है क्यों ना मैं अनाथ हो जाऊं और अनाथों की तरह सड़कों में घूमूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, और जो समुद्र की जो किनारे जो मिट्टी होती है उसके ऊपर मैं पाँव से छाप छोड़ दूं नंगे पाँव की। कभी वो सोचती है कि मैं मरमेड बन जाऊं, फिर कभी वो सोचती है कि क्यों ना मैं रुपंजल बन जाऊं। तो बच्चों ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके दिमाग में किस लिए आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो ज़्यादा रोक टोक से परेशान हो चुकी है और वो चाहती है कि मैं किसी एकांत जगह पे चले जाऊं जहां मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और वो होमवर्क भी नहीं करना चाहती। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू डू होमवर्क, वो अपने स्कूल का काम भी नहीं करना चाहती क्योंकि माँ तो उसको टोकती रहती है कि अपना होमवर्क कर लो, समय मत खराब करो। अब ये जो पूरी जो पोएम है उसका अगर हम थीम देखें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कविता जो है उसका थीम क्या है। तो कविता जो है उसका थीम ये है, यानी विषय वस्तु क्या है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ टू फाइंड फॉल्ट्स इन चिल्ड्रन। देखते हैं थीम क्या है इस कविता का। थीम यानी विषय वस्तु। द थीम ऑफ द पोएम इज टू फाइंड फॉल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड नैगिंग ऑफ पेरेंट्स एट देयर चिल्ड्रन, वॉट इम्पैक्ट ऑल दीज हैव ऑन देम। कि ये जो विषय वस्तु है इस कविता की वो हमें ये बताती है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके द्वारा बच्चों की बारी बारी कमियां निकालना, उनमें दोष निकालना, उसका उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, किस तरह से उनके मन में एक विद्रोह की भावना आ जाती है, वो घर से दूर जाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ऐसा उनके मन में आ जाता है बहुत ही ज़्यादा अगर हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये विषय वस्तु है। तो हमें बच्चों की ज़्यादा कमियां दोष नहीं निकालना चाहिए, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली रह के उनको ट्रीट करना चाहिए, उनकी मनस्थिति को भी समझना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो कविता है इसका मैसेज क्या है, यानी ये जो कविता है ये हमें क्या संदेश देती है। पोएट टेल्स दैट पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन ग्रो फ्री एंड नेचुरली। कवि ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, उनको अपने बच्चों को थोड़ा आज़ादी भी देनी चाहिए ताकि वो आज़ादी से जी सकें, प्राकृतिक रूप से जी सकें, हमेशा बंधन नहीं महसूस करें, ऐसा नहीं महसूस करें कि उनको कोई ना कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अननेसेसरी कंट्रोल लीव एन अनहेल्थी इम्पैक्ट ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ ए चिल्ड्रन। तो ये जो अनियंत्रित एक तरह का जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं लगातार, और उसके कारण बच्चों के मानसिक रूप से एक अनहेल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि वो लोग ऐसा महसूस करते हैं, अस्वस्थ सा महसूस करते हैं कि सारा टाइम हमारे को रोका टोका जाता है। तो वो चीज़ जो है वो उनके दिलो दिमाग पे बहुत असर डालती है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा तालमेल कंट्रोल के साथ में बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये जो पोएम है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम 3-4 चीज़ें कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर में। अमांडा पोएम के बाद में हम नेक्स्ट आपकी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोएम है वो भी करेंगे, और 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों अब हम करेंगे आपकी जो 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो चैप्टर है 100 ड्रेसेस
इस चैप्टर के हम अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और आपको इसके राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। इलानर एस्टिस इसके राइटर हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। सब तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसका थीम क्या है, यानी कि इस विषय वस्तु पे ये जो पूरा जो चैप्टर है वो लिखा गया है। वी जनरली जज पीपल बाय देयर मनी, वेल्थ और पोसेशंस। यानी कि हम सामान्यतः लोगों का जो मूल्यांकन है वो उनके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है और उनके पास कितनी सारी वस्तुएं हैं, यानी वो क्या क्या चीज़ें उनके पास हैं, उस चीज़ से हम उनका मूल्यांकन कर लेते हैं। इट इज़ रॉन्ग, जबकि ये गलत है, रॉन्ग अप्रोच है, यानी गलत दृष्टिकोण है ये। अ पर्सन's worth is known by his qualities and something of a permanent value in his character। जबकि जो एक व्यक्ति का जो महत्व है वो उसके गुणों से तथा उसके चरित्र की किसी स्थायी महत्व की चीज़ पर आधारित होता है। यानी कि उसमें अगर कुछ अच्छा है उसके चरित्र में तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, ना कि उसके पास क्या चीज़ें हैं, कितना धन है, कितनी दौलत है, इसके आधार पे हमें उसका मूल्यांकन कभी भी नहीं करना चाहिए। गुणों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आगे चल के देखते हैं। अब इस ये जो कहानी है ये वांडा पेट्रॉन्स्की नाम की एक बच्ची है, उसकी कहानी है। और ये जो बच्ची है ये छोटी सी बच्ची है और पॉलिश गर्ल है, यानी पोलैंड के जो लोग होते हैं उनको पॉलिश बोलते हैं। जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो हमें इंडियन बोला जाता है, वैसे ही तो ये हम वांडा पेट्रॉन्स्की की कहानी पढ़ेंगे। आप चाहें तो जो अगर क्वेश्चन आ जाता है वांडा के ऊपर तो आप ये जो पॉइंट्स हैं ये उसमें लिख सकते हैं, उसके कैरेक्टर स्केच के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी इज़ अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की अ यंग पॉलिश गर्ल। कि ये जो कहानी है ये वांडा पेट्रॉन्स्की एक पॉलिश लड़की है, उसकी है, हु गोज़ टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। जो कि विद्यालय जाती है बाकी के अमरीकी बच्चों के साथ में, और अमेरिका का ही एक कस्बा है अमेरिका का। हर क्लासमेट्स मेक फन ऑफ हर एंड अदर पुअर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर फेडेड क्लोथ्स, हैट्स, शूज़ एंड हर फनी सरनेम। अब क्योंकि वांडा जो है वो गरीब है तो जो उसके जो क्लास के बच्चे हैं यानी सहपाठी हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, और भी अगर कोई गरीब बच्चा होता है तो उसका भी उड़ाते हैं। लेकिन इस कहानी में हम वांडा के ऊपर ही हमारा पूरा फोकस है कि उसका मजाक उड़ाया जाता है। और किस लिए उड़ाते हैं कि भाई उसके जो कपड़े हैं उनका रंग उड़ा हुआ है, फेडेड हैं, पुराने हैं, उसके जो टोप हैं, उसके जूते हैं, और उसका एक नाम जो है वो भी उन बच्चों को फ़नी लगता है, यानी मजाकिया लगता है। तो इन सब बातों के लिए वो उसका मजाक उड़ाते हैं। However, she wins girls medal in dress designing contest। जबकि हम देखेंगे कि कहानी के अंत में आखिर में यही बच्ची है जो जो गर्ल्स का जो मेडल है ड्रेस डिज़ाइनिंग एक कॉन्टेस्ट हुआ था, कंपटीशन हुआ था, उसमें जीतती है। और शी इज़ अपलॉडेड, और वहाँ उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। उसने जो ड्रेसेस बनाई होती हैं वो 100 ड्रेसेस होती हैं, और सारी की सारी एक से बढ़कर एक खूबसूरत होती हैं। और ये जो चीज़ है वो उसका आर्टिस्टिक टैलेंट जो होता है उसको शो करती हैं कि उसमें कितना ज़्यादा आर्ट भरा हुआ है। शी इज़ अपलॉडेड बाय ऑल फॉर हर आर्टिस्टिक टैलेंट। चलिए, वांडा सिट्स इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वांडा आखिर कक्षा में बैठती कहाँ है। तो वांडा की जो क्लासरूम है उसका जो रूम है वो 13 है। तो रूम नंबर 13 में वांडा बैठती है आखिरी बेंच के आखिरी कोने की सीट पे बैठती है। अब वो ऐसा क्यों करती है? शायद इसलिए करती है क्योंकि जिस जगह से वो आती है वहाँ पे जब वो आती है तो उसके जो शूज़ हैं वो हमेशा सूखी मिट्टी से सने हुए रहते हैं, तो शायद उनको छुपाने के लिए वो पीछे आके बैठती है, क्योंकि शरारती तो वो बिल्कुल भी नहीं होती। और हमें पता है कि कक्षा में जो बैक बेंचर्स होते हैं, आखिर की जो सीट होती है उसमें थोड़े शरारती बच्चे ही बैठते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जब इतनी चुप और शांत रहने वाली लड़की है जो किसी से कुछ बोलती भी नहीं है और शैतानी भी नहीं करती, तो वो आखिर में क्यों बैठती है उस कोने वाली सीट पे? तो शायद अपने शूज़ को छुपाने के लिए वो वहाँ बैठती है। शी कम्स फ्रॉम बॉगिन हाइट्स एंड हर फीट आर यूजुअली कवर्ड विथ ड्राई मड। क्योंकि वो बॉगिन हाइट्स नाम की जगह से आती है, ये भी नाम आप याद रख लीजिएगा। और उसके जो पाँव हैं वो हमेशा सूखी मिट्टी से सने हुए रहते हैं। आगे देखते हैं। पैगी एंड मैडी। अब उसी की क्लास में दो लड़कियां हैं जिनका नाम है पैगी और मैडी। मैडी का पूरा नाम मैडलिन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पैगी जो है वो क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, खूबसूरत है, बहुत पैसे वाली है, और मैडी उसकी फ्रेंड है, वो वांडा की तरह गरीब ही है। पैगी एंड मैडी नोटिस वांडास एब्सेंस ऑन फ्राइडे। अब वांडा जो है वो 3 दिन से लगातार विद्यालय नहीं आ रही थी, और तीसरे दिन वेडनेसडे था, उस दिन उन्होंने नोटिस किया कि वांडा आज एब्सेंट है। पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा
एब्सेंस ऑन वेडनेसडे द थर्ड डे ऑफ हर एब्सेंस, यानी कि 3 दिन से वो नहीं आ रही थी, उनको नहीं ध्यान पड़ा, लेकिन तीसरे दिन वेडनेसडे को उनको पता चला कि वांडा नहीं आ रही। ऐसा कैसे पता चला बच्चों उनको? क्योंकि वो मजाक करना चाह रहे थे उसके साथ में, और जब भी वो स्कूल आती थी तो वो रास्ते में रुक जाते थे उसका मजाक बनाने के लिए। तो वेडनेसडे को वो लोग रुके कि आज वंडा का मजाक बनाएंगे, लेकिन वंडा आई नहीं और वो स्कूल के लिए लेट हो गए। तो उन्होंने आके कहा कि आज हम वांडा की वजह से लेट हो गए। लेकिन वांडा की वजह से वो कैसे लेट हो सकते थे? वांडा तो पिछले 3 दिन से नहीं आ रही थी। तो ये भी आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, शी हैड ओनली वन फेडेड ब्लू ड्रेस। और वांडा के पास 100 ड्रेसेस थी भी नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही नीली, हल्की नीली फेडेड यानी रंग उड़ी हुई पोशाक थी जो वो स्कूल में पहन के आती थी। लेकिन वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब। शी हर सेल्फ हैज़ डिज़ाइन 100 ड्रेसेस, वो इसलिए ये सब बातें कहती है क्योंकि उसने खुद ने 100 डिज़ाइंस बनाई थी ड्रेसेस की, तो शायद इसलिए वो ऐसा कहती थी। तो पढ़ती है, उसकी जो टीचर है उनका नाम है मिस मैसन। मिस मैसन थिंक्स दैट वांडा हैज़ ड्रॉन 100 ड्राइंग्स ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। अब मिस मैसन जो है वो ये सोचती हैं कि उसने 100 ड्राइंग्स बनाई हैं वांडा ने, और सारी की सारी अलग अलग हैं और सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और वो काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाती हैं उसकी ड्राइंग से। अब क्योंकि चैप्टर के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, पैगी, वांडा पेट्रॉन्स्की एंड मैडी, तो तीनों के कैरेक्टर स्केच आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनमें से किसी का भी चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पैगी की बात करते हैं। पैगी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पैगी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, विद्यालय की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की है पैगी। शी इज़ प्रिटी, वो खूबसूरत है। शी हैज़ मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे खूबसूरत कपड़े हैं। एंड हर हेयर इज़ कर्ली, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं। मैडी इज़ हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे ज़्यादा कहते हैं ना पक्की सहेली है। दे ऑफन वेट फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, वो प्राय वांडा का इंतज़ार करते हैं ताकि वो उसका मजाक बना सके। शी ऑफन टीजेस वांडा बाय आस्किंग थ्रू पोलाइटली हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़ हैंगिंग अप इन हर क्लोसेस। और जो पैगी है वो प्राय वांडा की प्रतीक्षा करती है ताकि उसका मजाक उड़ा सके। वह वांडा से हम पूछती है, प्राय बहुत ही विनम्रतापूर्वक पूछती है कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें लटकती हैं। टू हर क्वेश्चन शी रिप्लाइज दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, और उसके इस प्रश्न के उत्तर में जो पैगी पूछती है वो उसके जवाब में हमेशा ये कहती है कि उसके पास में 100 पोशाकें हैं। इस मैडी के बारे में भी देख लेते हैं। मैडी यानी मैडलीन, पहले तो आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं कि मैडी का पूरा नाम मैडलीन है। मैडी एंड पैगी आर क्लोज फ्रेंड्स, मैडी और पैगी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स यानी सच्ची सहेलियां हैं। दे कम टू स्कूल टुगेदर, वो साथ में विद्यालय आती हैं। मैडी इज़ ऑल्सो अ पुअर गर्ल, मैडी भी गरीब लड़की है वांडा पेट्रॉन्स की तरह। शी वेयर्स ओल्ड क्लोथ्स ऑफ पैगी, लेकिन वो जो कपड़े पहनती है वो हमेशा पैगी के पुराने कपड़े पहनती है, क्योंकि पैगी की जो मदर हैं जैसे ही कपड़े पुराने होते हैं वो मैडी की मदर को दे देती हैं, और मैडी की जो मदर है वो उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस करके कुछ उसको बदल के कुछ उसमें नया जोड़ के उसको नया जैसा बना देती हैं, तो पहचान में नहीं आता कि वो पैगी की पुरानी ड्रेस है। शी डजेंट लाइक दैट पैगी शुड हैरेस द पुअर गर्ल, अब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मैडी को कि जो लड़कियां हैं या पैगी जो है वो बेचारी जो गरीब लड़की है वांडा उसका मजाक बनाए बाय आस्किंग हर अबाउट हर ड्रेसेस, उससे उसकी पोशाकों के बारे में पूछ पूछ के। शी इज़ अफ्रेड ऑफ आस्किंग पैगी फॉर दिस, लेकिन वो पैगी को इसके लिए मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसको डर लगता है। शी फियर्स दैट शी मे ऑल्सो बिकम अ टारगेट ऑफ पैगीज टीजिंग, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं अगर मैंने पैगी को मना किया कि तुम वांडा का मजाक मत बनाओ तो कहीं वो मेरा ही मजाक बनाना शुरू ना कर दे, क्योंकि मैं भी पैगी की पुरानी ड्रेसेस पहनती हूँ। दस मैडी इज़ गुड बट टिमिड एट हार्ट, तो इसलिए जो मैडी है वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी डरपोक लड़की है। बच्चों अब हम ये देखते हैं कि हमें इस पार्ट से लेसन क्या मिलता है, यानी क्या शिक्षण मिलता है, क्या सीखते हैं हम इस पार्ट से। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, 4 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है वी शुड बी क्रिएटिव एंड गुड मैनर लाइक वांडा, कि सबसे पहले तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जो वांडा है उसकी तरह क्रिएटिव होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, गुड नेचर होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये हम पहली चीज़ सीखते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो हम मतलब रचनात्मक भी होना चाहिए और अच्छा स्वभाव भी होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वी शुड नेवर रिएक्ट टू स्टूपिड कमेंट्स, की दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई हमें बेवकूफ़ी भरी
टिप्पणी करे हमारे ऊपर तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसका जितना मेंटल लेवल होता है वो उतनी ही बात करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, वी शुड नॉट बी इनसेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स एज पैगी वॉज। और फिर तीसरी चीज़ जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कभी भी दूसरे लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, जैसे कि पैगी थी। ठीक है, क्योंकि पैगी क्या है, मजाक बनाती थी वोंडा का, और वो ये नहीं सोचती थी कि उसको बुरा भी लगता होगा। फोर्थ चीज़ जो है वो देखिए, वी शुड नॉट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ एंड पोजिशन देन टू क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट। और उसके बाद एक और चीज़ जो है वो ये है कि हमें कभी भी धन दौलत और सांसारिक वस्तुओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, उसकी जगह हमें गुणों को ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति के अंदर किस तरह का वो अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है उसमें दिमाग कितना है, कितने अच्छे दिल का है, कितने अच्छे गुण हैं, ये सब चीज़ें हमें उसमें देखना चाहिए। फिफ्थ देखिए, वी शुड नॉट बी म्यूट बी होल्डर्स। यहाँ पे बी ई है बेटो, ध्यान से देख लीजिएगा। वी शुड नॉट बी म्यूट बी होल्डर्स ऑफ इनजस्टिस डन टू अदर्स एज मैडी वॉज। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अन्य लोगों के साथ किए जाने वाले अन्याय के प्रति मौन दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। ठीक है, म्यूट बी होल्डर्स मतलब होता है चुपचाप खड़े खड़े देखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई गलत कर रहा है, तो वो अन्याय कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए, ऐसे चुपचाप खड़े खड़े नहीं देखना चाहिए। तो ये भी हमें इस पार्ट से सीख मिलती है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जो मैडी है वो लास्ट में उसको कितना गिल्ट होता है कि मैंने क्यों नहीं पैगी को रोका। अगर मैं शायद रोक लेती तो आज वोंडा यहाँ पे होती, वो ये जगह छोड़ के नहीं जाती। तो रिग्रेशन जो है उसके कारण उसको नींद भी नहीं आती, सपने भी वो वैसे ही देखने लग जाती है कि जैसे वो वोंडा को बचा रही है सपनों में टीज करने से बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, वी शुड अप्रिशिएट एंड ऑनर द टैलेंट लाइक मिस मैसन। और फिर हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि किसी के अंदर अगर कोई अच्छा टैलेंट हो तो हमें उसकी तारीफ करनी भी आनी चाहिए। यानी कि अगर किसी के अंदर कोई अच्छी प्रतिभा है तो उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि टाइटल अप्रोप्रिएट है क्या इस चैप्टर का। तो मुझे तो लगता है कि जो नाम दिया गया है पाठ को बिल्कुल सही है, एकदम प्रतीकात्मक है और एकदम सही फिट बैठता है, क्योंकि द 100 ड्रेसेस इज द प्रोमिनेंट थीम अराउंड विच द स्टोरी रिवॉल्व्स। क्योंकि यही एक विषय वस्तु है इस चैप्टर की जिसके चारों तरफ ये पूरा पाठ घूमता है। वोंडा मेड डिजाइन्स ऑफ 100 ड्रेसेस, क्योंकि वोंडा ने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए हैं, एंड वन द गर्ल्स मेडल फॉर ड्रेसिंग एंड डिज़ाइनिंग। और उसने वो जो लड़कियों का कंपटीशन था उसमें मेडल भी जीता है। शी वॉज द विनर। उसकी पूरी की पूरी 100 पोशाकें उस मेडल के लिए उपयुक्त थी, यानी अगर एक भी पेंटिंग अगर उसने दी होती तो वो ही विनर होती, और उसने तो 100 बनाई थी। तो बिल्कुल सही टाइटल है। तो बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू और इसका पार्ट 2 कि अब देखते हैं क्या होता है जब वोंडा पेट्रोन्स्की स्कूल नहीं आती है। तो बच्चों, अब हम कर रहे हैं आपका द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने देखा कि मिस्टर पेट्रोन्स्की जो हैं वो एक पत्र लिखते हैं। मिस्टर पेट्रोन्स्की वोंडा के फादर हैं और वो एक पत्र लिखते हैं, एक नोट भेजते हैं मिस मैसन को। और मिस मैसन जो है वो उस नोट को पूरी क्लास के सामने पढ़ के सुनाती हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वो थोड़ी सी दुखी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था। द लेटर सेड दैट वोंडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। क्योंकि उसमें ये लिखा था कि वोंडा स्कूल नहीं आएगी, सो वुडंट जैक, और वैसे ही जैक भी नहीं आएगा। बिकॉज दे वर मूविंग टू बिग सिटी, क्योंकि वो बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। दे वुड लिसन पॉलेक नो मोर। अब वो कहते हैं वहाँ पर उनको पॉलेक कह के कोई भी नहीं पुकारेगा, यानी ये चीज़ उनको अब और नहीं सुननी पड़ेगी, अर्थात कोई अब उनका पॉलेक कह के मजाक नहीं बनाएगा। एंड नो बडी वुड आस्क अबाउट देयर फनी नेम्स, और कोई भी उनके मजाकिया नामों के बारे में भी नहीं बात करेगा। तो दुखी होके वोंडा के फादर ने ये पत्र लिखा था कि भाई मेरी बच्ची का आपके स्कूल के बच्चे मजाक बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अब हमारे सबको इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जब इस पत्र को मिस मैसन पढ़ती हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होता है। आफ्टर रीडिंग द लेटर मिस मैसन इज़ नॉट एंग्री विद द क्लास। अब पढ़ने के बाद में मिस मैसन जो है वो बच्चों से, यानी क्लास के बच्चों से नाराज़ नहीं होती, उनको उन पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो थोड़ी दुखी हो जाती हैं। येस, शी इज़ अनहैप्पी एंड अपसेट
आफ्टर नोइंग दैट वोंडा इज़ लीविंग दैट प्लेस। उसको उनको ये सोच के काफ़ी दुख होता है कि वोंडा जो है वो उस जगह को छोड़ के जा रही है। बिकॉज अदर स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ वोंडाज नेम एंड पॉवर्टी, क्योंकि जो कक्षा के जो बच्चे थे उन्होंने उसका कहीं ना कहीं मजाक बनाया था उसके नाम का और उसकी गरीबी का। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण और निराशापूर्ण था, अनफॉर्चुनेट एंड सैड था, बट इट वॉज नॉट पर्पसफुल एंड डेलिबरेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की। टीचर जो है वो समझती है बच्चों की भावना को कि ये बहुत गलत हुआ, बहुत दुखी करने वाली बात है, लेकिन जो बच्चों के से ये बात हो गई, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो कई बार ऐसी बातें बोल देती हैं जिनका उनको पता नहीं होता कि किसी दूसरे को वो चीज़ बुरी भी लग जाएगी। तो किसी उद्देश्य से नहीं बोली जाती हैं वो बातें, साउद्देश्य नहीं होती हैं, जानबूझकर नहीं करी जाती हैं, हो जाती हैं। तो उसी तरह से इन बच्चों ने जो नॉर्मली बात बोली मजाक में, इनको नहीं पता था कि उसका असर इतना ज़्यादा गहरा होगा। तो बच्चों के द्वारा गलती हुई, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो दुखी नहीं करना चाहते थे वोंडा को, पर्पसफुली वो ऐसा नहीं चाहते थे, जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्चों का नेचर होता है एक नॉर्मल, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और निराशापूर्ण ज़रूर था, लेकिन इसके लिए वो बच्चों की मनस्थिति को भी समझती हैं। आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वोंडाज फादर, मैडी कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क। अब जब ये पत्र पढ़ा जाता है क्लास में, जो वोंडा के फादर ने भेजा था, उसको सुनने के बाद में मैडी जो है वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही होती है। मैडी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क, अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रही होती है। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर हार्ट एंड स्टमक, और उसको जो अपना जो पेट होता है उसमें काफ़ी गहराई तक, बहुत ही, यानी कहने का मतलब बहुत बेचैनी महसूस करती है वो दिल में अपने, और उसको बहुत ही गिल्ट फील हो रहा होता है कि ये बहुत गलत हुआ। शी वॉज इक्वली गिल्टी इन वॉट पैगी हैड डन, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो भी उतनी ही जिम्मेदार है, उसने भी उतनी बड़ी गलती करी है जितनी पैगी ने करी है, कि वोंडा को पैगी छेड़ती थी, परेशान करती थी, और मैडी उसको रोकती नहीं थी, तो वो भी इस गलत काम में बराबर की भागीदार मानती है अपने आप को। शी वॉज ए कवर्ड, क्योंकि वो कायर थी। शी कुड नॉट स्टॉप पैगी, वो पैगी को रोक नहीं पाई थी। शी स्टूड बाय हर साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, क्योंकि वो चुपचाप खड़े खड़े देखती रहती थी जब पैगी मजाक बनाती थी वोंडा का, तो ये भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी मजाक बना के बुरा करती थी, उतना ही मैडी सोचती है कि मैं खड़े खड़े देख के बुरा करती थी कि वोंडा को वो तंग कर रही है और मैं उसको रोक नहीं रही हूँ। wants to find Wanda, she wants to climb the heights with Peggy। अब क्योंकि ये सारी बातें हो जाती हैं क्लास में, तो मैडी चाहती है कि वो वांडा के घर जाए, और वांडा कहाँ रहती है, बॉगिन हाइट्स पे रहती है, तो वो सोचती है कि हम चढ़ के वहाँ तक जाएं, मैं और पैगी। एंड शी वॉन्ट्स टू टेल वांडा दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट एंड दैट शी इज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। अब वो ये सोचती है कि काश मैं वहाँ जाऊँ उसके घर पे और उसको जाके मैं बताऊँ कि उसने 100 ड्रेसेस के लिए जो उसने बनाई थी वो बहुत खूबसूरत जो ड्रेसेस थी उससे उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। शी स्मार्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि बहुत ही चतुराई से उसने बहुत खूबसूरत चित्र बनाए हैं, तो वो इसकी हकदार है और उसको प्राइज़ भी मिला है। एक्सक्यूजेज ऑफ पैगी फॉर हर बिहेवियर। अब आगे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन पैगी जो है वो अपने व्यवहार के लिए एक्सक्यूजेस बनाती रहती है। यानी आप कहेंगे एक्सक्यूजेस ऑफ पैगी, यानी पैगी जो है वो क्या एक्सक्यूजेस देती है, यानी अपने आप को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया है। एक्सक्यूजेस ऑफ पैगी फॉर हर बिहेवियर, अपने बर्ताव के लिए पैगी क्या कहती है, शी नेवर कॉल्स वोंडा फॉरनर और मेक्स फन ऑफ हर नेम। वो कहती मैंने कभी भी वोंडा को फॉरनर कह के, विदेशी कह के नहीं बुलाया, ना मैंने उसके नाम का मजाक बनाया। वोंडा गेट्स आइडियाज़ फॉर ड्राइंग ड्रेसेस, शी इज़ टू डम। और फिर वो कहती है कि वो तो इतनी ज़्यादा मूर्ख थी कि उसको नए विचार ही नहीं आते, मैं उससे कुछ पूछती थी, उसके कारण उसको अपनी ड्रेसेस के लिए नए नए आइडियाज़ देने में मेरी तरफ से मदद ही मिली है। तो इस तरह से वो अपनी बात को जस्टिफाई करती है। Harry wants to tell Wanda that they are sorry for their behavior. She was wonderful. लेकिन अब हमने देखा कि किस तरह से मैडी जो है वो पश्चाताप करना चाहती है, वो बताना चाहती है वांडा को कि
दे आर सॉरी कि उनसे गलती हुई फॉर देयर बिहेवियर कि जैसा उन्होंने बर्ताव किया उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। शी वॉज वंडरफुल, वो उसको बताना चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है। शी रिक्वेस्ट नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी विल बी नाइस, वो चाहती है कि वो उसको ये बोले, वो ये चाहती है कि वो उसको बोले, उससे विनती करे कि भाई तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हारे साथ सब अच्छा व्यवहार करेंगे। एंड दैट शी एंड पैगी विल फाइट एनीबडी हु इज़ नॉट नाइस, और फिर वो ये भी कहेंगे उसको कि हम, मैं और पैगी लड़ेंगे उन लोगों से जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ मत। वोंडास हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वोंडास ब्लू ड्रेस। अब वोंडा के जब वो लोग घर गए थे तो क्या हुआ था कि उसका घर देख के मैडी को उसकी ड्रेस की याद आ गई थी। क्यों आई थी, उसमें ऐसा दोनों चीज़ों में क्या कॉमन था उसके घर में और उसकी ड्रेस में? उसके आंसर के लिए आप ये लिख सकते हैं, वोंडास हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वोंडास ब्लू ड्रेस। अब वोंडा का जो घर था उसको देख के मैडी को वोंडा की नीले रंग की जो ड्रेस याद आ गई, बिकॉज बोथ लुक सिमिलर, दोनों एक जैसी लगती थी, उसका घर और उसकी ड्रेस। क्या क्या सिमिलैरिटी थी? वोंडास हाउस एंड इट्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी, क्योंकि वोंडा का जो घर और उसका आंगन था वो थोड़ा भद्दा लग रहा था लेकिन साफ था बट क्लीन था। वैसे ही जैसे कि सो वॉज वोंडास ब्लू ड्रेस शैबी बट क्लीन, जैसे कि वोंडा की जो नीले रंग की पोशाक थी वो भद्दी दिखती थी लेकिन वो साफ़ होती थी, रिंकल्ड होती थी, प्रेस नहीं होती थी, लेकिन धुली हुई साफ़ सुथरी होती थी। वैसे ही उसका जो घर और उसका आंगन है वो भद्दा दिख रहा है लेकिन साफ़ है। Patty and Peggy wrote to Wanda that she had won the contest, that her drawings were pretty. अब मैडी और पैगी एक पत्र लिखते हैं वोंडा को, क्योंकि वो तो उनको मिली नहीं, तो वो उसको पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि तुमने जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है वो जीत लिया है। दैट हर ड्राइंग्स वर प्रिटी, और वो उसको ये भी बताना चाहते हैं कि उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। वेदर शी लाइक हर न्यू स्कूल, और वो उससे ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या उसको उसका नया जो विद्यालय है वो अच्छा लगा। टीचर एंड दैट दे वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, क्या उसको नया स्कूल अच्छा लगा, वहाँ के टीचर उसको अच्छे लगे और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। ये सब बातें वो उसको पत्र में लिखते हैं। दे डिड नॉट गेट अ रिप्लाई फॉर देयर लेटर, उनको उनके पत्र का जवाब नहीं मिलता। मैडी वॉज मोर एंक्शियस फॉर अ रिप्लाई, मैडी को ज़्यादा जिज्ञासा थी जवाब प्राप्त करने की। शी यूज़ टू पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट, और वो अपने आप को सोने में बहुत कठिनाई महसूस करती थी। मेकिंग स्पीचेस अबाउट वोंडा एंड डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु एवर ट्राइंग टू टीज हर, क्योंकि सपने में भी वो ऐसे ही सपने उसको आते थे कि लोग वोंडा को जो ट्रीज कर रही हैं, लड़कियां जो हैं वो तंग कर रही हैं और वो वोंडा को प्रोटेक्ट कर रही है कि भी इसको तंग मत करो, क्योंकि रियलिटी में तो वो ऐसा कर नहीं पाई थी। पैगी तंग करती थी वोंडा को तो वो खड़े खड़े देखती रहती थी, तो उसका अब उसको पश्चाताप होता है कि काश मैंने उसको उस समय क्यों नहीं रोका। तो अब सपने में वो ऐसा करती थी कि वो लड़कियों को रोकती थी कि तुम वोंडा को टीज मत करो। कि मैडी को बहुत बुरा लगता था कि वोंडा के यहाँ से जाने का कारण वो लोग ही हैं। पैगी उसको टीज़ करती थी और मैडी जो है वो उसको रोक नहीं पाती थी कि तुम वोंडा को टीज़ मत करो। तो अब उसको सपने ऐसे आने लग गए मैडी को जिसमें कि वो उन लड़कियों को रोकती थी, मना करती थी जो भी वोंडा को टीज़ करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग पे इस बात का असर हो गया था, वो अपने आप को इसका दोषी मानती थी। वोंडा को जो पत्र लिखा गया उसका जवाब तो उनको आया नहीं, लेकिन वोंडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस बिकॉज शी लाइक देम। लेकिन वोंडा ने मैडी को और पैगी को वो जो ड्रेसेस बनाई थी उनमें से 2 डिज़ाइंस दोनों को गिफ्ट करी। शी हैड नो प्रिजुडाइज, क्योंकि वो बिल्कुल भी पूर्वाग्रह नहीं था उसको, वो उनको चाहती थी, पसंद करती थी। शी वॉन्टेड पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, वो चाहती थी कि पैगी को वो ड्राइंग दी जाए जिसमें हरे रंग की पोशाक थी लाल रंग की झालर के साथ, एंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी को नीले रंग वाली ड्रेस दी जाए, यानी उस ड्रेस का जो चित्र है वो उनको दिया जाए। ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन दे डिस्कवर्ड दैट दीज वर देयर ओन पिक्चर्स, और जब उन दोनों लड़कियों ने उन दोनों ड्राइंग्स को बहुत ध्यान से देखा, जब वो उनको गिफ्ट की गई, उनके टीचर ने उनको दी, क्योंकि वांडा ने लेटर में लिखा था कि ये दोनों ड्राइंग्स जो हैं ये दोनों मेरी इन सहेलियों को दे दी जाएं, और जब उन दोनों ने उनको बहुत ध्यान से देखा तो देखा कि उन्हीं के चित्र बने हुए थे, यानी कि वो उनको बहुत पसंद करती थी, इसलिए उसने उन्हीं के लिए वो ड्राइंग्स बनाई थी। मिस मैसन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्कूल, विद्यालय में मिस मैसन की भी एक बहुत अहम भूमिका है। मिस मैसन जो है वो बहुत ही दयालु दिल की इंसान है, और उनको क्रिसमस के दिन वोंडा का पत्र मिला।
शी ड्रू अटेंशन ऑफ द होल क्लास एंड रीड्स द लेटर अलाउड टू द स्टूडेंट्स। और उन्होंने वो जो पत्र है वो क्लास में सब बच्चों के सामने ज़ोर से पढ़ के सुनाया। शी सेंड्स गर्ल्स मेडल टू वांडा। और उन्होंने जो गर्ल्स मेडल था जो वांडा ने जीता था वो भी उसको भेजा। और मिस मैसन के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पहले भी इसमें शेयर किए हैं फर्स्ट पार्ट में, वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं पोएम के नाम और पोएट के नाम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम का नाम है, और कैरोलिन वेल्स जो हैं वो इसकी पोएट हैं। इस पोएम में हम देखेंगे कि किस तरह से कवि जो है वो बहुत ही मजाकिया तरीके से हमें बताते हैं कि अगर कोई आपको खूंखार जानवर, जंगली जानवर खा रहा हो तो आप उसको कैसे कैसे पहचानेंगे। बड़े ही ह्यूमरस वे में कविता लिखी गई है और पहचानने का तरीका भी बड़ा मज़ेदार है। हाउ टू आइडेंटिफाई वेरियस एनिमल्स, किस तरह से आप अलग अलग तरह के जानवरों को पहचानेंगे। वी कैन आइडेंटिफाई द लॉयन, हम शेर को पहचान सकते हैं। व्हेन ही रोर्स एट अस, जब वो हमारे ऊपर दहाड़ेगा तब हम उसको पहचान लेंगे। एज वी आर डाइंग, जब हम मर रहे होंगे। वी कैन आइडेंटिफाई बेंगल टाइगर व्हेन ही ईट्स अस, हम बेंगल टाइगर को कब पहचानेंगे, जब वो हमें खा रहा होगा तो हम उसको पहचान लेंगे। तो इनको पहचानने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं और कैसे दिखते हैं उसका भी पूरा विवरण दिया गया है। एन एशियन लॉयन इज़ अ जायंट बीस्ट, यानी एक बहुत ही विशालकाय जो जानवर है वो अगर आपके सामने आ जाए तो समझ जाना कि वो एशियन लायन है। कलर इज़ टाउनी हुज लुक्स आर वेरी एग्रेसिव एंड फियर्स, और उसका जो रंग होता है वो पीले भूरे रंग का जो मिक्सचर कलर होता है उसको टाउनी कलर बोलते हैं, वैसा रंग होता है। बड़ा ही एग्रेसिव होता है, डरावना होता है, फियर्स होता है, क्रामक होता है। इट इज़ फाउंड इन एशियन जंगल्स, और वो एशिया के जंगलों में पाया जाता है। द बेंगल टाइगर इज़ वाइल्ड विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और जो बंगाल टाइगर है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि वो पीले रंग का उसकी पूरी बॉडी का जो बेस होता है और उसके ऊपर काली काली धारियाँ बनी हुई होती हैं। तो येलो ग्राउंड के ऊपर अगर काली धारियाँ दिखाई दें तो समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर है। ही इज़ फियर्स एंड एग्रेसिव, वो डरावना और आक्रामक होता है। इन हिज अपीयरेंस, यानी बाहरी रूप से अगर आप उसको देखोगे तो आप देखते ही पहचान जाओगे जब आपको वो खाने वाला होगा। लेपर्ड हैज़ पेपर्ड स्पॉट्स, और अब तेंदुआ लेपर्ड, और अब देखिए तेंदुआ, तेंदुए को कैसे पहचानेंगे, उसके ऊपर काली मिर्च के जैसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। इट इज़ वेरी फास्ट एंड कैन जंप क्लाइंब वेरी क्विकली ईजिली, वो बहुत ही तेज़ होता है, फुर्तीला होता है, बहुत जल्दी से जंप करता है, चढ़ जाता है, उतर जाता है बहुत आसानी से। इट इज़ फियर्स एंड एग्रेसिव, और वो भी बहुत ज़्यादा डरावना और आक्रामक होता है। बियर इज़ फियर्स एंड वेरी ह्यूज, इट हग्स हार्ड इन ऑर्डर टू किल इट्स प्रे एज द पोएट टेल्स इन द पोएम। और बियर, बियर यानी भालू, भालू को कैसे पहचानेंगे, भालू को भी बहुत आराम से पहचान लेंगे कि वो भी बहुत ही डरावना दिखता है, बहुत विशालकाय होता है, बड़ा होता है, और जब उसको किसी को मारना होता है अपने शिकार को, प्रे को, तो वो क्या करता है, उसको गले लगा लेता है, यानी उसको अपनी बाहों में भर के दबा देता है और वो मर जाता है। उसके बाद देखिए कि हम मगरमच्छ को और लकड़बग्घे को, यानी कि क्रोकोडाइल को और हाइना को कैसे पहचानेंगे। बोथ क्रोकोडाइल एंड हाइना आर डेंजरस, दोनों जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। हाइना हैज़ अ स्माइल ऑन द फेस एंड द क्रोकोडाइल कम्स वीपिंग, हाइना जो होता है उसके चेहरे पे हमेशा आपको मुस्कुराहट दिखाई देगी, और मगरमच्छ जो है उसके हमेशा आंसू निकलते रहते हैं, वो आपको हमेशा रोता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आपके सामने गिरगिट आ जाए तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कैमेलियन। कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अपने वातावरण के अनुसार वो अपने रंग बदल लेता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना सुना होगा ना आपने, तो गिरगिट क्या करता है, रंग बदल लेता है, जिस भी जगह वो जाता है उसके आसपास जैसा होता है कलर वैसा ही वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है। दिस कैपेसिटी हेल्प हिम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, इस अपनी क्षमता के कारण वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लेता है। All these animals kill others in order to get their food and survive. To these animals are called the beast of prey. और ये जो सारे के सारे जानवर हैं ना, ये अपने आप को बचाने के लिए यानी अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं और उनके शिकार से ही अपना पेट भरते हैं। तो इसलिए इनको शिकारी जानवर कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को मार के उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये जो कविता है इसका थीम आपको पता होना चाहिए। थीम क्या है, यानी क्या विषय वस्तु है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमर, यानी कि ये जो
विषय वस्तु ली गई है इस कविता की, उसमें क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा मजाकिया ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। द पोएट सजेस्ट द ह्यूमरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। और कविता के माध्यम से कवि जो है वो हमें बहुत ही मजाकिया तरीके बताते हैं कि किस तरह से हम जानवरों की पहचान कर सकते हैं। जंगली खूंखार जानवर अगर आपके सामने आ जाएं तो आप कैसे पहचानेंगे। कैमेलियन लुक्स लाइक अ लिजर्ड एंड स्मॉल इन साइज। अब कैमेलियन जो होता है वो दिखने में, लिजर्ड मतलब होता है छिपकली, उसकी तरह लगता है। कैमेलियन क्या है बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया, गिरगिट होता है। तो जो गिरगिट होती है वो, अ कैमेलियन लुक्स लाइक अ लिजर्ड, दिखने में जो गिरगिट है वो लिजर्ड की तरह यानी छिपकली की तरह दिखाई देता है। एंड स्मॉल इन साइज, लेकिन आकार में छोटा होता है। इट डजेंट हैव एनी ईयर्स नॉट एनी विंग्स, उसके ना ही तो कान होते हैं ना पंख होते हैं। इट कैन चेंज इट्स कलर, और वो अपना रंग बदल सकता है। ये सबसे ज़्यादा उसकी खासियत होती है, कलर चेंज कर सकता है। तो ये सारे जानवर हम पहचान पाएंगे अगर अब हमारे सामने कभी भी आ जाएंगे। अगर शेर आ गया, अगर बाघ आ गया, अगर कैमेलियन आप देखते हैं, आप हाइना देखते हैं, क्रोकोडाइल देखते हैं, बियर देखते हैं, तो आप आराम से पहचान पाएंगे। तो आई होप ये बड़ी मज़ेदार सी कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको शेयर किए हैं। आप इनको लिख लिख के याद कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए पूरा पढ़ने के बाद में कि आपको हेल्प मिली और आपको कैसा लगा, और क्या चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बच्चों, आप पूरा अगर पढ़ते हो, देखते हो और आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट किया कीजिए, और लाइक और शेयर भी किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।